हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग का हालचाल ठीक है? ओके, सो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 1, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 1, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इसमें टॉपिक लेते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मोल कंसेप्ट क्या है या मोल क्या है। देन सॉल्यूशन के अंदर मोल कंसेप्ट क्या है, आज ये हम लोग देखेंगे। सो सॉल्यूशन दिया हो तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, सो solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. Homogeneous mixture, for example, solution of salt, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, एंड वाटर। क्योंकि सॉल्ट को जब वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो डिजोल्व होने के बाद उसमें सॉल्ट नहीं दिखता है कि सॉल्ट कहाँ है, एंड दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें दो चीज कम से कम डिजोल्व हुआ है, एक तो सॉल्ट है और दूसरा वाटर। दोनों को मिलने के बाद एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, यानी कि जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो सिर्फ सिंगल फेज होना चाहिए, उसमें कोई माने मिक्स हो जाना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो शुगर यदि हम देखना चाहें तो नहीं देख सकते, यानी शुगर का पता नहीं चलता है शुगर कहाँ गया। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये तो डिफिनेशन रहा सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, those solutions having two
components or substances. Those solutions having two components or substances. For example, solution of salt and वाटर. और इसमें दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टू कंपोनेंट्स आर सॉल्ट एंड वाटर. यानी पहला कंपोनेंट सॉल्ट है और दूसरा कंपोनेंट वाटर है. तो जिस सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट रहेगा या दो सब्सटेंस रहेंगे उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. दूसरा एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स आर शुगर एंड वाटर. यानी कि पहला कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है. तो इस दोनों एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि दोनों एग्जांपल में सॉल्यूशंस बन रहा है. एक में सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है, दूसरे में शुगर सॉल्यूशन बन रहा है. सॉल्ट सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट सॉल्ट है और दूसरा कंपोनेंट वाटर है. और दूसरे केस में भी शुगर सॉल्यूशन केस में भी पहला कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है. सो इस तरह के जो एग्जांपल है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी मीन्स बाई मीन्स दो. सो बाइनरी सॉल्यूशंस में हैविंग टू कंपोनेंट्स. सॉल्यूशंस मीन्स सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव. उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स या जो भी सब्सटेंस उसके अंदर डिजोल्व करेंगे, होमोजेनियस बनाएंगे, वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए. यानी आपस में केमिकली रिएक्शन उनके बीच नहीं होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. इसको मिटा दें. सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं. एक भाग होता है सॉल्यूट और प्लस दूसरा होता है सॉल्वेंट. एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डिजोल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूट बनता है. सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इन स्मॉल क्वांटिटी. और सॉल्वेंट जो होता है वो इन लार्जर क्वांटिटी. सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है. यानी कि सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है. जैसे एग्जाम्पल, solution of salt, that is NaCl, and water. Solution of salt and water. इसमें एक तो सॉल्ट है,
जिसको हम NaCl भी बोलते हैं, तो इसको कहते हैं सॉल्यूट। और दूसरा वाटर है, दैट इज सॉल्वेंट। इसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो एग्जांपल हमने एक लिया, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल लिया, या कह सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्ट सॉल्यूट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूट है, और वाटर जिसमें हमने डिजोल्व किया है दैट इज सॉल्वेंट। ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा, ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो ये वाटर लार्जर क्वांटिटी में होगा, लार्जर क्वांटिटी में होगा। तो ये क्लियर हो गया। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। इसको मिटा दें। स्ट्रेंथ, the strength of a solution is amount of solute. The strength of a solution is amount of solute in gram dissolved per liter of solution. The strength of a solution is the amount of solute in gram dissolved per liter of solution. इसको हम यूनिट में ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स भी लिखते हैं। तो सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉलिड की अमाउंट जो डिजोल्व होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जितना डिजोल्व होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ solution, percentage strength of solution। इसमें फर्स्ट वेट अपॉन
वेट, जिसको शॉर्ट में W/W भी कहते हैं। When the solute in gram dissolved in per 100 gram of solution, percentage weight upon weight. So when the solute in gram dissolve in per 100 gram of solution. For example, 5 gram of NaCl dissolved in 100 gram of solution. सपोज कोई सोल्यूशन है जो 100 ग्राम है, अब उसमें 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व है, तो उसको हम लिख सकते हैं 5%, यानी 100 में 5 है, इसलिए 5%, और दोनों वेट में लिया गया है, यानी सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है, ये वेट में लिया गया है, ये 5 ग्राम है, और टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम किया गया है, ये भी वेट में है। सो 5% weight by weight, so that is called strength of solution, percentage strength of solution, weight by weight, percentage weight by weight, when the solute in gram dissolve in per 100 gram of solution. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, उस केस में सोडियम क्लोराइड भी वेट में लिया गया है और टोटल सॉल्यूशन भी वेट में है, एंड 5 आउट ऑफ 100 है, दैट्स व्हाई इट इज 5% वेट बाय वेट। नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। When the solute in gram dissolved per liter of solution, when the solute in gram dissolved per liter of solution. For example, 5 gram of NaCl dissolved in per liter नहीं, पर 100 ml हो जाएगा, यहाँ पे पर 100 ml, पर 100 ml of solution. So 5 gram of NaCl dissolved in 100 ml of solution. यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्यूट, ये वेट में लिया गया है, दैट इज 5 ग्राम, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ml में, 100 ml है, दैट इज वॉल्यूम नॉट वेट। सो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा सॉल्यूशन का, स्ट्रेंथ इक्वल 5% out of 100, this 5, so 5% weight by volume, it means कि सॉल्यूट बाई मास वेट लिया गया है, और जो टोटल सॉल्यूशन है
वो ml में है, यानी वॉल्यूम में है। सो दूसरे केस में जो स्ट्रेंथ आया वो 5% वेट बाई वॉल्यूम। और तीसरा केस है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। When the solute in volume dissolve, or you can say mix in 100 ml of solution, जैसे कि 5 ml of IPA या isopropyl alcohol dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। और इस केस में यहाँ पे जो इसका स्ट्रेंथ होगा सॉल्यूशन का, स्ट्रेंथ इक्वल 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्योंकि आईपीए लिक्विड है तो लिक्विड को हमने वॉल्यूम में ले लिया, यानी हम उसका 5 ml लिया और टोटल वॉल्यूम हमने 100 ml कर दिया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो उस केस में जो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा वो 5% होगा और उसका यूनिट आएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इस तरह से परसेंटेज स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। ये 3 तरह के परसेंटेज स्ट्रेंथ होते हैं। वेट बाय वेट, जिसमें कि सॉल्यूट वेट में ले जाता है और टोटल सॉल्यूशन का क्वांटिटी भी वेट में होता है। दूसरे केस में वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें सॉल्यूट वेट में होता है और टोटल सॉल्यूशन वॉल्यूम में निकालते हैं, यानी एमएल में निकालते हैं। और तीसरे केस में सॉल्यूट भी वॉल्यूम में होता है और टोटल सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में होता है। तो इस तरह से हम परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। मोलारिटी को सिंबलिक फॉर्म में कैपिटल एम लिखते हैं। दिस इज आल्सो द यूनिट टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी is the unit to check the strength of solution, and number of moles of the solute present per liter of सॉल्यूशन। मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूट और सॉल्यूशन बता दिया था कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि यदि मान लीजिए कि
कोई सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, और इसका मान लेते हैं कि हम 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इसको, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, हम एग्जाम्पल लेते हैं 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ वाटर। तो इसका मोलारिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं मोलारिटी कैपिटल M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इस तरह से हम मोलारिटी निकाल सकते हैं, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यदि हमें सोडियम क्लोराइड इन वाटर का मोलारिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधा हम डायरेक्ट कैपिटल M लिखते हैं, दैट इज मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमें सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे वेट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें पता है कि वेट डिवाइडिंग बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, सोडियम क्लोराइड का ग्राम मोलिकुलर वेट भी 58.5 होता है, तो 58.5 डिवाइडिंग बाय 58.5 दैट इज 1। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1, और डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये 1000 ml है, 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा, सो 1 डिवाइडिंग बाय 1, सो इक्वल 1 m। सो मोलारिटी इज 1 मोलर। इसको कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड इन वाटर and we have taken 58.5 gram sodium chloride in 1000 ml of solution, so molarity of that solution is 1 molar. It is called 1 molar solution and molarity is called, तो और इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो 1 m लिख सकते हैं या 1.0 m भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि NaOH। NaOH का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 23 सोडियम का और प्लस 16 और प्लस 1, तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो यदि 40 ग्राम NaOH, इसको यदि 1000 ml कर देते हैं सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये जो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा या उसका जो मोलारिटी होगा दैट इज 1.0 मोलार, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, और 40 ग्राम को यदि हम डिजोल्व करते हैं और 1000 ml सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उसका मोलारिटी हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं।
मोलालिटी, पहले वाला था मोलारिटी और ये है मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, मोलालिटी को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। एंड दिस इज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1000 gram of the solvent. Number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent. For example, जैसे molar mass of NaOH equal 23 plus 16 plus 1, that is 40. तो यदि 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ NaOH मीन्स 1 मोल, 40 ग्राम मीन्स 1 मोल, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस, या इसको कह सकते हैं 1 मोल और 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स सॉल्यूशन। इसको डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.0 मोलार। Strength of the solution is 1.0 molar. So this is the molar solution, not molar solution. यहाँ पे L है, मोलालिटी है। मोलालिटी में सॉल्वेंट अलग से लेते हैं, ये वाटर इज द सॉल्वेंट। मोलालिटी में वाटर इज द सॉल्वेंट, यहाँ हम सोल्यूशन की बात नहीं करें, यहाँ पे दोनों अलग अलग लेंगे, सॉल्यूट अलग वेट में लेंगे 1 मोल लेंगे और सॉल्वेंट अलग से 1000 ग्राम लेंगे और दोनों को फिर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो आएगा दैट इज सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा वो 1 मोलर होगा। यदि 1 मोल हमने सॉल्यूट ले रखा है तो, और 1000 ग्राम वाटर ले रखा है तो, यदि 1 मोल की जगह पे यदि हमने 2 मोल यानी 40 ग्राम की जगह पे यदि हमने 80 ग्राम ले लिया NaOH और सॉल्वेंट उतना ही रहने दिया 1000 ग्राम, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होगा वो 2 मोलर हो जाएगा। उस तरह से यदि हमने इसका 3 गुना कर दिया यानी 3 मोल ले लिया और ये इतना ही रह गया 1000 ग्राम ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम ऑफ ही सॉल्वेंट रह गया, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होगा दैट इज 3 मोलर हो जाएगा। ओके, और उसी तरह से यदि हम सॉल्वेंट का वेट घटा देते हैं या सॉल्वेंट का मास घटा देते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलिकुलरिटी में घटेगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल N लिखते हैं, नॉर्मलिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल N लिखते हैं।
एंड इसका डिफिनेशन होगा नंबर ऑफ ग्राम equivalents of the solute, number of gram equivalents of the solute present in or present per liter of solution. Number of gram equivalents of the solute present per liter of solution. यानी कि normality, that is capital N, equal number of gram equivalents of solute dividing by volume of solution in liters. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो यदि हम ऐसे उसकी वैल्यू रख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स रख देते हैं, तो हमें सॉल्यूशंस का नॉर्मलिटी मिल जाएगा. तो अब हमें नॉर्मलिटी निकालने के लिए पहले तो नंबर ऑफ, ये तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा. वो तो लिखा होगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो उसको सीधा हम यदि ml में लिखा है तो उसको हम लीटर में बदल के यहाँ पे उसकी वैल्यू रख सकते हैं, या लीटर में दिया है फिर तो डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू रख सकते हैं. लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे? तो equivalent weight of acid equal molecular weight of acid dividing by BCCT. Equivalent weight of acid equal molecular weight of acid dividing by BCCT. उसी तरह से equivalent weight of base equal molecular weight of base dividing by acidity. और तीसरा है equivalent weight of salt equal molecular weight of salt dividing by valency of metal atoms.
तो नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए और यू कैन से इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने पूरे सॉल्ट को 3 भागों में बांट दिया, एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो यदि एसिड होगा, मान लीजिए किसी एसिड का सॉल्यूशन का हमें स्ट्रेंथ पता करना है, उसका नॉर्मेलिटी पता करना है, तो यदि एसिड होगा तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उस एसिड का मोलेकुलर वेट लेंगे और डिवाइडिंग बाय बेसिसिटी। यदि वो सॉल्यूशन बेस का है तो बेस का उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलेकुलर वेट बेस का लेंगे डिवाइडिंग बाय एसिडिटी। और इक्विवेलेंट वेट यदि सॉल्ट का निकालना होगा, यदि सॉल्यूशन सॉल्ट का है तो उस केस में मोलेकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट डिवाइडिंग बाय वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स। अब एग्जांपल के लिए इसको से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl का हमें निकालना है। HCl एसिड है तो HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल मोलिकुलर वेट ऑफ HCl। मोलिकुलर वेट ऑफ HCl होता है 36.5 डिवाइडिंग बाय बेसिसिटी। यानी इसमें देख रहे हैं कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, तो एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होता है, तो डिवाइडिंग बाय 1, तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 36.5। ओके। दूसरा, यदि हम इसके जगह पे H2SO4 लेते हैं तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलेकुलर वेट और यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2। तो इस तरह से एसिड केस में उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलेकुलर वेट डिवाइडिंग बाय जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। उस तरह से बेस केस में जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH है, तो इसका यदि इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है तो इसका मोलेकुलर वेट और डिवाइडिंग बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन 1 है तो डिवाइडिंग बाय 1। उस तरह से यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH 2, तो उस केस में यहाँ पे मोलेकुलर वेट और डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। चूंकि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे 2 है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तीसरा केस आता है सॉल्ट के केस के लिए। यदि सॉल्ट होगा तो मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडिंग वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो इसका यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट, तो इसके लिए हमें मोलेकुलर वेट निकालना पड़ेगा और डिवाइडिंग बाय सोडियम इज अ मेटल आयन और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो डिवाइडिंग बाय 1। उसी तरह से यदि दूसरा कोई सॉल्ट है, सपोज मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अब उसका यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट और डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे मेटल है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सो यहाँ पे मोलेकुलर वेट डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे और इक्विवेलेंट वेट निकाल के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स डिवाइड करेंगे। तो ये तो, और इक्विवेलेंट वेट के बाद फिर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेक करेंगे सॉल्यूट का, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो हमें उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। इसको मिटा देते हैं। मोलारिटी
इक्वेशन, molarity equation. Molarity equation is m1 into b1 equal m2 into v2. Molarity equation is m1 into b1 equal m2 into v2. मान लीजिए कोई दो सॉल्यूशंस है, टू सॉल्यूशंस, ओके, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सॉल्यूशन का मान लीजिए कि मोलैरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1, और दूसरे सॉल्यूशन का मान लीजिए कि मोलैरिटी है m2। तो यदि हमें ये पता करना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। m1 v1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख देंगे, और इसमें m2 की वैल्यू पता है। तो यदि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v2 हमें निकल जाएगा। सपोज यदि हम इसको एग्जांपल के तौर पे लें, सपोज मान लीजिए कि यदि पहला सॉल्यूशन है और इसका मान लीजिए कि मोलैरिटी है 2m और वॉल्यूम है 100 ml, ओके। दूसरे सॉल्यूशन में जो उसकी मोलैरिटी है वो है 1 मोलर और वॉल्यूम हमें नहीं पता है क्या है। तो यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो 2m इंटू 100 ml इक्वल 1m इंटू v2। सो v2 इक्वल हो जाएगा 2m इंटू 100 ml डिवाइडिंग बाय 1 मोलर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और mm कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 ml। तो यानी कि v2 की वैल्यू 200। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा है नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन इज n1 इंटू p1 इक्वल n2 इंटू p2। यदि पहले सोल्यूशन का नॉर्मलिटी पता है, उसका वॉल्यूम भी पता है, तो दूसरे सोल्यूशन का यदि नॉर्मलिटी नहीं पता है, वॉल्यूम पता है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम दूसरे सोल्यूशन का नॉर्मलिटी पता कर सकते हैं। या पहले का नॉर्मलिटी नहीं पता है और बाकी तीन की वैल्यू पता है, तो इक्वेशन के हेल्प से हम पहले का नॉर्मलिटी पता कर सकते हैं। सो दिस इज द मोलैरिटी इक्वेशन एंड दिस इज द नॉर्मलिटी इक्वेशन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? So the solution whose molarity or normality is known. The solution whose molarity or normality is known is called a standard solution. जिस solution का नॉर्मलिटी या मोलारिटी पता होता है, उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट on
नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी. Temperature effect on normality, molarity and molality. Okay. So no temperature effect on मोलालिटी, यानी मोलालिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है. यदि कोई भी सोल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ मोलल में है उस पर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसके स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मोलालिटी में सॉल्यूट भी वेट में होता है और सॉल्वेंट भी वेट में होता है, और वेट पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है. While normality and molarity affect with टेम्परेचर, जबकि नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन वॉल्यूम में कंसिडर होते हैं. तो उस केस में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका नॉर्मलिटी या मोलारिटी घट जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी या मोलारिटी घट जाएगा. इसको मिटा दें. केमिस्ट्री में आप लोगों को कभी कभी इस तरह का यूनिट देखने को मिलता है, लाइक 1 क्यूबिक डेसीमीटर. 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर. इसको 1 क्यूबिक डेसीमीटर को हम 1 लीटर भी कहते हैं. 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज एक्चुअली 1 लीटर. दूसरा एक टर्म आता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. This is 1 ml. 1 cubic decimeter that is 1 liter. यदि हम यहाँ पे कहें कि यदि 5 cubic decimeter, it means कि that is 5 liter. उस तरह से यहाँ पे 1 cubic centimeter that is 1 ml, या यदि मैं कहूँ यहाँ पे कि 1000 cubic centimeter means 1000 ml that is 1 liter. So इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो आज की क्लास में इतना ही.
हमें लगता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया, सो रेस्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स या जो भी आगे कुछ इसमें टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बताया वो ठीक से क्लियर हो गया। थोड़ा सा आप किताब पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।